नमस्ते। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2G, जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में, यानी संक्रामक रोग। हम लोग समझेंगे कि आखिर ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, हमारे शरीर पर इनका क्या असर होता है और सबसे ज़रूरी, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारी ये पूरी चर्चा 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ खास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की। उसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट और लिवर में होने वाले इन्फेक्शंस। फिर हम कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को समझेंगे। इसके बाद मलेरिया और HIV पर बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और वायरल पैंडेमिक्स क्या होते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इन्फेक्शियस डिजीजेस एन ओवरव्यू। देखिए, किसी भी खास बीमारी के बारे में गहराई से जानने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इन्फेक्शन काम कैसे करते हैं। तो यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो है की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो बीमारियां हैं जो हमारे फेफड़ों और सांस लेने के रास्ते यानी कि हमारे एयरवेज को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जानी मानी और गंभीर बीमारी की, जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो चलिए ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम आम भाषा में TB भी कहते हैं, उसे समझते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Tuberculosis is a serious chronic pulmonary and systemic disease caused most often by M. tuberculosis. इसका मतलब यह है कि ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जो हमारे फेफड़ों और पूरे शरीर को प्रभावित करती है, और ये ज़्यादातर M. tuberculosis नाम के बैक्टीरिया से होती है। Source of transmission: Humans with active tuberculosis who release mycobacteria present in sputum. अच्छा, तो ये फैलता कैसे है? इसका संक्रमण उन लोगों से होता है जिन्हें एक्टिव TB है, और जब वो खांसते या छींकते हैं तो उनके बलगम में मौजूद बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। WHO stats: Tuberculosis is estimated to affect 1 billion individuals worldwide, with 8.7 million new cases and 1.4 million deaths each year. WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में लगभग 1 अरब से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, और हर साल करीब 87 लाख नए मामले आते हैं और 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है। Tuberculosis flourishes wherever there is poverty, crowding and chronic debilitating illness. ये बीमारी खास तौर पर उन जगहों पर ज़्यादा फैलती है जहां गरीबी है, बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ है, या फिर लोग लंबे समय से किसी कमज़ोर कर देने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। Risk factors: US, older adults, immigrants from high burden countries, racial and ethnic minorities, people with AIDS. इसके रिस्क फैक्टर्स यानी किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा है, इसमें बड़े बुजुर्ग, उन देशों से आए लोग जहां ये बीमारी आम है, कुछ खास नस्ली समूह और वो लोग जिन्हें एड्स है शामिल हैं। डिजीज स्टेट्स इंक्रीजिंग रिस्क: डायबिटीज मिलाइटिस, हॉजकिन लिम्फोमा, क्रॉनिक लंग डिजीज, पर्टिकुलर सिलिकोसिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, malnutrition, अल्कोहलिज्म एंड इम्यूनोसप्रेशन। और कुछ बीमारियां भी हैं जो TB का खतरा बढ़ा देती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हॉजकिन लिम्फोमा, फेफड़ों की कोई पुरानी बीमारी, किडनी फेलियर, कुपोषण, ज़्यादा शराब पीना, और अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो भी। अब आइए इसके एटियोपैथोजेनेसिस को समझते हैं, मतलब ये बीमारी शरीर में होती कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप है ट्रांसमिशन, इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब ये सांस के जरिए हवा में मौजूद छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। बैक्टीरिया सर्वाइव इन एरोसोल्स फॉर आवर्स, क्राउडेड और पोअरली वेंटिलेटेड एरियाज, और ये बैक्टीरिया हवा में घंटों तक जिंदा रह सकता है, खासकर भीड़ वाली और ऐसी जगहों पर जहां हवा ठीक से आती जाती ना हो। अगला स्टेप है इन्फेक्शन। इनहेल्ड बैक्टीरिया पेनिट्रेट alveolar spaces, taken up by alveolar macrophages, first line of defense. जब हम सांस लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियों, जिन्हें alveoli कहते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां पे हमारे शरीर के पहले सैनिक alveolar macrophages उन्हें पकड़ लेते हैं। बैक्टीरिया रेप्लिकेट, ग्रैन्युलोमास फॉर्म, लेकिन बैक्टीरिया वहां अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं और उस जगह पर कोशिकाओं का एक गोला सा बना लेते हैं, जिसे ग्रैन्युलोमा कहते हैं। इसके बाद आता है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, LTBI। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन को काबू में कर लेता है। बैक्टीरिया रिमेन डोमेंट विद इन ग्रैन्युलोमास, एसिम्प्टोमैटिक एंड नॉन ट्रांसमिसिबल। बैक्टीरिया उन ग्रैन्युलोमा के अंदर ही शांत पड़ा रहता है, सो जाता है। इस स्टेज में मरीज को कोई लक्षण नहीं दिखते और ना ही ये इन्फेक्शन किसी और को फैलता है। और आखिरी स्टेप है रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। बैक्टीरिया रीएक्टिवेट, कॉज डिजीज,
कॉफ फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस। इस स्टेज में वो सोया हुआ बैक्टीरिया फिर से जाग जाता है और बीमारी पैदा करने लगता है, जिससे खांसी, बुखार, रात में पसीना आना और वजन घटने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ऑकर्स इफ इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड, HIV और रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग, मैलन्यूट्रिशन। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जैसे HIV में, या फिर स्मोकिंग और कुपोषण जैसे रिस्क फैक्टर्स की वजह से। चलिए अब देखते हैं कि टीबी का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। क्रॉनिक कॉफ मतलब बहुत लंबे समय तक खांसी रहना, स्पूटम प्रोडक्शन मतलब बलगम बनना, एपेटाइट लॉस मतलब भूख न लगना, वेट लॉस वजन का कम होना, फीवर यानी बुखार आना, और नाइट स्वेट्स यानी रात को सोते समय पसीना आना। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स की, मतलब इसका दवाओं से इलाज कैसे होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथाम्ब्यूटोल, पिराजिमनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये वो दवाएं हैं जो इलाज के लिए सबसे पहले दी जाती हैं। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहलाता है। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ्लॉक्सासिन, एमिकैसिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, एथियोनामाइड। अगर पहली लाइन की दवाएं काम नहीं करती तो फिर ये दूसरी लाइन की दवाएं दी जाती हैं। और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाइनेजोलिड, अमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा। ये दवाएं और भी ज्यादा गंभीर मामलों में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी निमोनिक दिया गया है फर्स्ट लाइन दवाओं को याद रखने के लिए, RIPE। इसे ध्यान से देखिए। R से रिफाम्पिन, I से आइसोनियाजिड, P से पायरेजिनामाइड और E से इथाम्ब्यूटोल। साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन भी याद रखना है। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी है, इसे जरूर याद कर लें। आखिर में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स, यानी दवाओं के अलावा और क्या क्या करना चाहिए। फॉलो द ऑल प्रिकॉशन, वेयरिंग द मास्क, स्टेरिलाइज द हैंड एटसेट्रा। इसका मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले सारी सावधानियां बरतें, जैसे मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, ताकि इन्फेक्शन किसी और को न फैले। टेक द न्यूट्रिशियस डाइट एंड मेक डाइट चार्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय द फिजिशियन। अच्छा पौष्टिक खाना खाएं और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपना डाइट चार्ट बनाएं, ताकि शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद मिले। रेगुलर चेकअप एंड एडवाइस ऑफ फिजिशियन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाना और उनकी सलाह मानना टीबी के इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फॉलो द डेली रूटीन, स्लीप एंड अवेक एंड ट्राई टू प्रैक्टिस रेगुलर योगा एंड प्राणायाम। अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, समय पर सोएं, जागें और हो सके तो रोज योग और प्राणायाम करने की कोशिश करें। हमारा अगला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है निमोनिया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। Introduction: Bacteria like Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae are responsible for the disease pneumonia in humans, which infects the alveoli, air-filled sacs of the lungs. इसका मतलब यह है कि Streptococcus pneumoniae और Haemophilus influenzae जैसे बैक्टीरिया इंसानों में निमोनिया की बीमारी फैलाते हैं। ये इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों के अंदर जो हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें alveoli कहते हैं, उनको प्रभावित करता है। As a result of the infection, the alveoli get filled with fluid, leading to severe problems in respiration. और इस इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि ये हवा की थैलियां पानी या एक तरह के तरल पदार्थ से भर जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। रिस्क फैक्टर्स: एज, स्मोकिंग, अंडरलाइंग लंग डिजीज, इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। इसके खतरे के कारक हैं उम्र, स्मोकिंग, अगर पहले से फेफड़ों की कोई बीमारी है, कमजोर इम्यून सिस्टम और जहरीले धुएं या पदार्थों के संपर्क में आना। अब इसके इटियोपैथोजेनेसिस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है एंट्री ऑफ पैथोजन, इनहेलेशन, एस्पिरेशन और हेमाटोजेनस स्प्रेड फ्रॉम अनदर साइट। मतलब जो बीमारी फैलाने वाला कीटाणु है वो शरीर में या तो सांस के जरिए आता है या फिर शरीर में किसी और जगह इन्फेक्शन हो तो वहां से खून के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाता है। दूसरा स्टेप है एडहीशन एंड कॉलोनाइजेशन। पैथोजन एडहियर्स टू रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स और यूजिंग एंजाइम्स टू ब्रेक होस्ट टिश्यू। ये कीटाणु हमारे सांस की नली की अंदरूनी सतह पर चिपक जाता है और फेफड़ों के टिश्यू में अपनी पूरी कॉलोनी बना लेता है, मतलब अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाने लगता है। तीसरा स्टेप है इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्वेड्स होस्ट सेल्स, ट्रिगर्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, लंग टिश्यू डैमेज एंड एक्सुडेट प्रोडक्शन। अब ये कीटाणु हमारे सेल्स पर हमला करता है, जिससे हमारे शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी सूजन की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इससे फेफड़ों के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है और एक तरह का तरल पदार्थ बनने लगता है। Exudate fills air sacs, difficulty breathing and decreased oxygen exchange. यही तरल पदार्थ उन हवा की थैलियों में भर जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और खून में ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाती। और आखिरी स्टेप है क्लियरेंस एंड रेजोल्यूशन। इम्यून रिस्पॉन्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, एंटीबॉडीज, मोस्ट रिजॉल्ट। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जिसमें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स जैसे सैनिक होते हैं, वो इस इन्फेक्शन से लड़ते हैं और ज्यादातर मामलों में ये ठीक हो जाता है। सिवियर केसेस सेप्सिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग एब्सिस। लेकिन कुछ गंभीर मामलों में ये सेप्सिस, रेस्पिरेटरी फेलियर या फेफड़े में फोड़ा बनने का कारण भी बन सकता है। अब देखते हैं निमोनिया का मैनेजमेंट कैसे होता है।
पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी इसके लक्षण। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना। चिल एंड स्वेटिंग यानी ठंड लगना और फिर पसीना आना। फीवर बुखार। प्रोडक्टिव कॉफ यानी ऐसी खांसी जिसमें बलगम आता है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन छाती में ऐसा दर्द जो गहरी सांस लेने पर बढ़ जाता है। हाइपोक्सीमिया खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। फैटीग बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। और टैकीपनिया यानी बहुत तेज़ी से सांस लेना। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स पर। इसके इलाज में कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफिपीम, टैज़ोबैक्टम, वैंकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्राइमेथ्रिप्रिम। यहाँ भी एक निमोनिक है याद रखने के लिए। थिंक A2, एजिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा एंड प्रिकॉशन। आखिर में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स यानी बिना दवाओं के क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। फॉलो द ऑल प्रिकॉशन, वेयरिंग द मास्क, स्टेरिलाइज द हैंड एटसेट्रा प्रायर टू एनी एक्टिविटीज। सारी सावधानियां बरतें जैसे मास्क पहनना। टेक द न्यूट्रिशियस डाइट एंड मेक डाइट चार्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय द फिजिशियन। अच्छा पौष्टिक आहार लें। फॉलो द डेली रूटीन, स्लीप एंड अवेक एंड ट्राई टू प्रैक्टिस रेगुलर योगा एंड प्राणायाम। अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और योग प्राणायाम करें। इससे शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। तो चलिए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से आगे बढ़ते हैं और शरीर के दो और बहुत ज़रूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट और लिवर। तो अब हम देखेंगे कि इन जगहों पर इन्फेक्शंस कैसे होते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, जिसे शॉर्ट में UTIs भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन। इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ब्लैडर, यूरेटर्स, किडनीज एंड यूरेथ्रा, most commonly caused by bacteria such as Escherichia coli, E. coli from gastrointestinal tract। तो ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन है जिसमें हमारा ब्लैडर, यूरेटर, किडनी और यूरेथ्रा ये सब आ सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा E. coli नाम के बैक्टीरिया से होता है जो हमारे पेट और आंतों में पाया जाता है। अब देखते हैं इसका ईटियोपैथोजेनेसिस, मतलब ये होता कैसे है। इसमें 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला है होस्ट फैक्टर्स, इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, मेड्स, HIV, डायबिटीज। फीमेल एनाटमी, शॉर्टर यूरिथ्रा, मतलब हमारे शरीर के अपने फैक्टर्स जैसे कि किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या फिर महिलाओं की शारीरिक बनावट जिसमें यूरिथ्रा छोटा होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है बैक्टीरियल विरुलेंस, एडहीजेंस अलाउ बैक्टीरिया टू एडहियर, टॉक्सिन्स डैमेज होस्ट सेल्स, मतलब बैक्टीरिया की अपनी ताकत, जैसे उसके पास ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल्स से चिपकने में मदद करते हैं, या ऐसे जहरीले पदार्थ जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा है एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस, किडनी स्टोन्स, एनलार्ज प्रोस्टेट, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, मतलब अगर यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट हो जैसे किडनी स्टोन या फिर यूरिनरी कैथेटर का इस्तेमाल करने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी लक्षण हैं स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, बर्निंग सेंसेशन, मतलब बार बार पेशाब आने का एहसास होना और पेशाब करते समय जलन होना। फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, बार बार लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब आना। क्लाउडी/स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, पेशाब का रंग धुंधला होना या उसमें से तेज गंध आना। पेन इन लोअर एब्डोमेन/बैक, पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द, फटीग और फीवरिशनेस, थकान महसूस होना या बुखार जैसा लगना। इसके मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल यानी दवाएं हैं ट्राइमेथाप्रिम एंड सल्फामिथॉक्सिजोल, फॉस्फोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरिनटोइन, सेफेलेक्सिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, ओफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, नॉरफ्लॉक्सेसिन, अमोक्सिसिलिन एटसेट्रा। और नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाओं के क्या करना चाहिए। रेगुलर हाइजीन एंड क्लीनिंग, नियमित साफ सफाई का ध्यान रखें। सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, प्रॉपर प्रोटेक्शंस, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। सैनिटाइजिंग सैनिटरी पैड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड को साफ सुथरा रखें। चलिए अब आते हैं लिवर के इन्फेक्शन पर, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस, अल्कोहल और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में सूजन, जो कि वायरल इन्फेक्शन, ज्यादा शराब पीने या ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण हो सकती है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस की तुलना करती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है हेपेटाइटिस ए। इसका ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल राउट से, मतलब दूषित खाने या पानी से। इसके सिम्टम्स में थकान, मतली और पीलिया शामिल हैं, और ये कुछ हफ्तों में ठीक भी हो जाता है। इसका पैथोजेनेसिस, ये एक नॉन एनवेलप्ड RNA वायरस है जो लिवर में अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे लिवर में सूजन आ जाती है। अब है हेपेटाइटिस बी। इसका ट्रांसमिशन होता है ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड से, यानी खून या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों से। ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन बन सकता है जिससे सिरोसिस और कैंसर तक हो सकता है। इसका पैथोजेनेसिस, ये एक पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करता है
और हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है, जिससे ये लंबे समय तक शरीर में बना रहता है। अगला है हेपेटाइटिस सी। इसका ट्रांसमिशन भी ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड से ही होता है। ये कई सालों तक बिना किसी लक्षण के रह सकता है और धीरे धीरे लिवर को खराब करता रहता है। इसका पैथोजेनेसिस, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो हमारे ही सेल्स की मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाता है। और आखिर में है हेपेटाइटिस डी। ये बहुत रेयर है, ओनली अकर्स इन पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेप बी। मतलब ये सिर्फ उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो। इसका पैथोजेनेसिस, ये एक छोटा आरएनए वायरस है जिसे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की मौजूदगी जरूरी होती है। एक बहुत काम का निमोनिक है, वावल्स कम फ्रॉम बावल्स। इसका मतलब है कि जो हेपेटाइटिस के नाम वावल से शुरू होते हैं, जैसे ए और ई, वो मल मुख मार्ग से फैलते हैं। अब एक नज़र डालते हैं हेपेटाइटिस के मैनेजमेंट पर। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में शामिल हैं जॉन्डिस यानी पीलिया, वेट लॉस यानी वजन घटना, लेथार्जी यानी सुस्ती, हाइपोरेक्सिया यानी भूख कम लगना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट का फूलना, एमिसीज डायरिया यानी उल्टी या दस्त, हेपेटोएन्सेफेलोपैथी, रीनल इनसफिशिएंसी, हीमाटूरिया और एसाइटिस यानी पेट में पानी भर जाना। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स की बात करें तो फॉर हेपेटाइटिस बी के लिए इंटरफेरॉन अल्फा, लैमाव्यूडीन, टेल्बीव्यूडीन, एडेफोवीर, टेनोफोवीर, एमट्रिसिटाबीन जैसी एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। और फॉर हेपेटाइटिस सी के लिए राइबाविरिन, बोसेप्रेविर, इमेप्रेविर, सोफोसुवीर जैसी दवाएं हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स में शामिल हैं प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, हैंड वॉशिंग, सेफ फूड प्रिपरेशन। मतलब रोकथाम के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे हाथ धोना और खाना सुरक्षित तरीके से बनाना। वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी। हेपेटाइटिस ए और बी से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए। अवॉइड हाई रिस्क बिहेवियर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड शेयरिंग नीडल्स। खतरनाक व्यवहारों से बचें, जैसे असुरक्षित यौन संबंध बनाना या इस्तेमाल की हुई सुइयों को साझा करना। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज। और लिवर को लंबे समय तक होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके इसका पता लगाना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हमारा अगला सेक्शन है यौन संचारित संक्रमण यानी एसटीआईज पर। इस हिस्से में हम गोनोरिया और सिफिलिस जैसे आम इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये होते क्यों हैं, कैसे बढ़ते हैं और इनका इलाज क्या है। हमारा अगला टॉपिक है गोनोरिया, जिसे द क्लैप के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोडक्शन: सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निजेरिया गोनोरेही, स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड वैजिनल, एनल और ओरल सेक्स। तो ये एक यौन संचारित संक्रमण है जो नाइजेरिया गोनोरेही नाम के बैक्टीरिया से होता है, और ये असुरक्षित योनि, गुदा या मुख मैथुन के जरिए फैलता है। इसके इटियोपैथोजेनेसिस को इस डायग्राम से समझते हैं। स्टेप 1: ट्रांसमिशन वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बैक्टीरिया एंटर म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये यौन संपर्क से फैलता है और बैक्टीरिया शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है। स्टेप 2: बैक्टीरिया यूज पाइली एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू एडहर टू एंड इन्वेड एपिथेलियल सेल्स। फिर ये बैक्टीरिया अपने खास प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके हमारे सेल्स से चिपक जाता है और उन पर हमला कर देता है। स्टेप 3: इन्वेशन ट्रिगर्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिम्टम्स। और इसी हमले की वजह से शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया शुरू होती है, जिससे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस: पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना। इंक्रीज्ड वैजिनल और पेनाइल डिस्चार्ज, योनि या लिंग से ज्यादा डिस्चार्ज होना। पेनफुल बाउल मूवमेंट्स और रेक्टल इचिंग, मल त्यागते समय दर्द होना या मलाशय में खुजली होना। सोर थ्रोट और स्वोलन लिम्फ नोड्स इन द नेक, गले में खराश या गर्दन में लिम्फ नोड्स का सूज जाना। पेनफुल और स्वोलन टेस्टिकल्स इन मेन, पुरुषों में अंडकोश में दर्द या सूजन होना। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स: इसके इलाज में पेनिसिलिन जी, बेंजाइथीन पी, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफिक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल होती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स: सेफ सेक्स, कॉन्डोम्स, लिमिटिंग सेक्सुअल पार्टनर्स, रेगुलर एसटीआई टेस्टिंग। अर्ली डायग्नोसिस मतलब सुरक्षित यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल पार्टनर्स की संख्या सीमित रखना, नियमित रूप से एसटीआई की जांच करवाना और जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना। अब बात करते हैं सिफिलिस की। इंट्रोडक्शन: STI caused by Treponema pallidum, spread via sexual contact। ये भी एक CSTI है जो Treponema pallidum नाम के बैक्टीरिया से होता है और यौन संपर्क से फैलता है। ये जो फ्लो चार्ट है ये सिफिलिस के 4 स्टेजेस को दिखा रहा है। 1. प्राइमरी सिफिलिस, पेनलेस सोर एट इन्फेक्शन साइट, लास्ट्स 3 to 6 वीक्स। पहले स्टेज में जहां इन्फेक्शन हुआ है वहां एक दर्द रहित घाव बन जाता है जिसे शैंकर कहते हैं। ये 3 से 6 हफ्ते तक रहता है।
2. Secondary syphilis, widespread rash, palm soles, fever, swollen nodes, sore throat, fatigue. दूसरे स्टेज में पूरे शरीर पर, खासकर हथेलियों और तलवों पर दाने निकल आते हैं, साथ में बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन, गले में खराश और थकान होती है. 3. Latent syphilis, no visible symptoms, infection persists, detect via blood test. तीसरे स्टेज में कोई लक्षण बाहर से नहीं दिखते, लेकिन इन्फेक्शन शरीर के अंदर बना रहता है, जिसका पता ब्लड टेस्ट से चलता है. 4. Tertiary syphilis, years later, severe damage to brain, nerves, eyes, heart, liver, bones. ये स्टेज कई सालों बाद आता है और इसमें दिमाग, नसों, आँखों, दिल, लिवर और हड्डियों को बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है. अब इसका इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं. ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कांटेक्ट और मदर टू बेबी, ये यौन संपर्क से या फिर माँ से बच्चे को भी हो सकता है. बैक्टीरिया एंटर ब्लड स्ट्रीम, इन्वेड टिश्यूज ऑर्गन्स. बैक्टीरिया खून में चला जाता है और फिर शरीर के टिश्यू और अंगों पर हमला करता है. यूजेस आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू एडहियर फैश पेनिट्रेट होस्ट सेल्स, इवेड्स इम्यून सिस्टम, रेप्लिकेट्स. ये अपने बाहरी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके हमारे सेल्स से चिपकता है और उनमें घुस जाता है, जिससे ये इम्यून सिस्टम से बच जाता है और अपनी संख्या बढ़ाता रहता है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉजेस चैंकर/रैश. शरीर की सूजन की प्रतिक्रिया के कारण ही वो घाव और दाने बनते हैं. अनट्रीटेड टर्शरी कॉम्प्लिकेशंस, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो तीसरे स्टेज की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. अब देखते हैं कि सिफिलिस का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते समय दर्द या जलन, इंक्रीज्ड वेजाइनल और पेनाइल डिस्चार्ज, योनि या लिंग से डिस्चार्ज का बढ़ना, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स और रेक्टल इचिंग, मल त्याग में दर्द या मलाशय में खुजली, सोर थ्रोट और स्वोलन लिम्फ नोड्स इन द नेक, गले में खराश या गर्दन में लिम्फ नोड्स की सूजन, पेनफुल और स्वोलन टेस्टिकल्स इन मेन, पुरुषों में अंडकोश में दर्द या सूजन. यहाँ एक नोट भी है. रेफर टू स्टेजेस इन इंट्रोडक्शन फॉर चेनकर/रैश सिम्टम्स. इसका मतलब है कि घाव यानी चेनकर और दानों यानी रैश के लक्षणों के लिए पिछली स्लाइड में जो स्टेजेस बताए गए हैं उन्हें देखना है. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स. इसके इलाज में पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पी, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफिक्सीम, सेफ्ट्राइक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स दी जाती है. नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स. Prevention involves practicing safe sex, condoms, limiting partners, regular STI testing. रोकथाम के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना, पार्टनर्स की संख्या सीमित रखना और नियमित STI टेस्ट करवाना शामिल है. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और इसमें भी जल्दी पता लगाना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो अब हम ऐसी 2 बीमारियों पर बात करने जा रहे हैं जिनका पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ा है. ये हैं मलेरिया और HIV. चलिए मलेरिया को समझते हैं. इंट्रोडक्शन. कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन P. vivax, P. malaria, P. falciparum. P. falciparum, malignant malaria is most serious/fatal. Transmitted by infected female Anopheles mosquito, vector. तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोआ से होता है. इनमें से P. falciparum सबसे खतरनाक होता है, जिससे जान भी जा सकती है. और ये एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो एक वेक्टर का काम करती है. अब इसके एटियोपैथोजेनेसिस को इस पूरे साइकिल से समझते हैं. 1. मस्कीटो बाइट, स्पोरोजोइट्स एंटर ह्यूमन बॉडी. जब मच्छर काटता है तो स्पोरोजोइट्स नाम का परजीवी इंसान के शरीर में चला जाता है. 2. लिवर एंड ब्लड, पैरासाइट्स मल्टीप्लाई इन लिवर, अटैक RBCs, रप्चर, रिलीज हीमोजोइन, टॉक्सिक, चिल/हाई फीवर एवरी 3-4 days. ये परजीवी पहले हमारे लिवर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स पर हमला करके उन्हें फोड़ देते हैं. इससे हीमोजोइन नाम का एक जहरीला पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से हर 3-4 दिन में कंपकपी के साथ तेज बुखार आता है. 3. मस्कीटो इन्फेक्शन. मस्कीटो बाइट्स इन्फेक्टेड ह्यूमन, पैरासाइट्स एंटर मस्कीटो, मल्टीप्लाई, फॉर्म स्पोरोजॉइड्स इन सैलिवरी ग्लैंड्स. अब जब कोई मच्छर किसी बीमार इंसान को काटता है तो ये परजीवी मच्छर के शरीर में चले जाते हैं, वहां अपनी संख्या बढ़ाते हैं और उसकी लार ग्रंथियों में स्पोरोजॉइड्स बना लेते हैं. 4. ट्रांसमिशन. नेक्स्ट बाइट, स्पोरोजॉइड्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यू ह्यूमन. और जब यही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ इंसान को काटता है तो ये स्पोरोजॉइड्स उस इंसान के शरीर में चले जाते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस: फीवर एंड हेडेक, फटीग एंड पेन, चिल एंड स्वेटिंग, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, स्प्लीन एनलार्जमेंट, किडनी डिसफंक्शन. इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, थकान, दर्द, ठंड लगना,
पसीना आना, उल्टी, तिल्ली का बढ़ना और किडनी में समस्या शामिल हैं। मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल में एटोवाक्वान प्रोग्वानिल, मलैरोन, क्विनाइन सल्फेट विद डॉक्सीसाइक्लिन, प्राइमोक्विन फॉस्फेट जैसी दवाएं दी जाती हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्लीन डर्टी प्लेसेस, वेक्टर ब्रीडिंग, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बैलेंस डाइट, योगा, मस्कीटो नेट्स एंड रिपेलेंट। मतलब गंदी जगहों को साफ रखना, जहां मच्छर पनपते हैं, सरकारी निर्देशों का पालन करना, संतुलित आहार लेना, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करना। अब हम बात करेंगे HIV की, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इंट्रोडक्शन, अटैक्स इम्यून सिस्टम, एड्स। ये एक ऐसा वायरस है जो सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिससे एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। डायग्नोस्टिक्स, एलिसा। इसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। रेट्रोवायरस एनवेलप एनक्लोजिंग RNA जीनोम। ये एक रेट्रोवायरस है, जिसका मतलब है कि इसके RNA जीनोम के ऊपर एक कवर होता है। ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड ब्लड/ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल्स, ड्रग अब्यूजर्स, मदर टू चाइल्ड, प्लेसेंटा। ये यौन संपर्क से, संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से और मां से बच्चे में प्लेसेंटा के जरिए भी फैलता है। अब इसके इटियोपैथोजेनेसिस को समझते हैं। 1. एंट्री, वायरस एंटर्स बॉडी, एंटर्स मैक्रोफेजेस। वायरस शरीर में आता है और सबसे पहले मैक्रोफेज नाम की इम्यून सेल्स में घुस जाता है। 2. रेप्लिकेशन, वायरल RNA रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। यहाँ वायरस का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नाम के एक स्पेशल एंजाइम की मदद से वायरल DNA बनाता है। 3. HIV फैक्ट्री, viral DNA incorporates into host DNA direct cell to produce virus particles. Macrophage acts as HIV factory. ये वायरल DNA हमारे सेल के DNA में जाकर जुड़ जाता है और फिर हमारे ही सेल को नए वायरस बनाने का ऑर्डर देता है। इस तरह मैक्रोफेज एक HIV की फैक्ट्री बन जाता है। 4. T cell attack. HIV enters helper T lymphocytes TH, replicates, progeny release to attack other TH cells. इसके बाद HIV हमारी हेल्पर T सेल्स में घुसता है, वहां भी अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर नए वायरस निकलकर दूसरी T सेल्स पर हमला करते हैं। 5. इम्यूनोडेफिशिएंसी, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन TH सेल्स, पर्सन सफर्स ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स। इस तरह T सेल्स की संख्या लगातार घटती जाती है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और व्यक्ति को ऐसे इन्फेक्शन होने लगते हैं जो आमतौर पर स्वस्थ लोगों को नहीं होते। इन्हें ही हम अवसरवादी संक्रमण कहते हैं। चलिए अब HIV के मैनेजमेंट को देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फीवर एंड हेडेक, चिल्स, मसल एक्स एंड पेन्स, जॉइंट पेन एंड फटीग। इसके लक्षणों में बुखार और सिरदर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और थकान शामिल है। स्वॉलन लिम्फ नोड्स मेनली ऑन नेक, माउथ अल्सर्स एंड सोर थ्रोट, नाइट स्वेट, अदर इन्फेक्शंस, स्किन डिजीज एटसेट्रा। गर्दन में लिम्फ नोड्स का सूज जाना, मुंह में छाले और गले में खराश, रात में पसीना आना और त्वचा रोग जैसे दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स, इसके इलाज के लिए एबाकावीर, इम्ट्रिसिटाबाइन, लेमिविरुडीन, स्टेविरुडीन, टेनोफावीर, जिडोवुडीन जैसी दवाएं हैं। इन दवाओं को मिलाकर जो थेरेपी दी जाती है उसे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, जिसका मिनोमिनिक है ART। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स, एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेस्ट। देखिए, एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। फॉलो प्रिकॉशंस, मास्क, स्टेरिलाइज हैंड, सावधानियों का पालन करना, न्यूट्रिशियस डाइट, चार्ट पर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह से पौष्टिक आहार लेना, रेगुलर चेकअप, नियमित रूप से जांच करवाना, डेली रूटीन, योगा, प्राणायाम, अपनी दिनचर्या और योग का पालन करना। जैसा कि हमने अभी HIV के केस में देखा, जब भी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो कई दूसरे इन्फेक्शंस को हमला करने का मौका मिल जाता है। तो हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम इन्हीं अवसरवादी संक्रमणों और हाल के समय में आई वायरल महामारियों पर बात करेंगे। तो ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यानी अवसरवादी संक्रमण होते क्या हैं? इंट्रोडक्शन। इन्फेक्शंस दैट अकर इन पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम्स, HIV एड्स, कैंसर, इम्यूनोसप्रेसिव मेड्स। ये वो इन्फेक्शंस हैं जो उन लोगों में होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर हो, जैसे HIV एड्स के मरीज, कैंसर के मरीज या वो लोग जो इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाएं ले रहे हों। Caused by organisms normally harmless to healthy individuals। और ये ऐसे कीटाणुओं से होते हैं जो आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कमज़ोर इम्यूनिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स में शामिल हैं ट्यूबरकुलोसिस, कैंडिडियासिस, न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया,
cytomegalovirus CMV infection, toxoplasmosis, cryptococcal meningitis और herpes simplex virus HSV infection. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स। Manage underlying condition. इनसे बचने और इनके इलाज के लिए सबसे पहले उस बीमारी को मैनेज करना जरूरी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हुई है। Antifungal, antiviral, antibacterial medications. इनके इलाज के लिए एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल दवाएं दी जाती हैं। Good hygiene, avoid contact with sick और people. अच्छी साफ सफाई रखना और बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना Prevent exposure. और इन्फेक्शन के संपर्क में आने से खुद को बचाना। चलिए अब वायरल इन्फेक्शंस को देखते हैं और शुरुआत करते हैं SARS-CoV से। इंट्रोडक्शन। सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आउटब्रेक 2002-2003, एशिया। इसका पूरा नाम है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका बड़ा प्रकोप 2002-2003 में एशिया में फैला था, कॉज्ड बाय सार्स कोरोना वायरस। और ये सार्स कोरोना वायरस की वजह से होता है। इटियोपैथोजेनेसिस, transmitted through close person-to-person contact, respiratory droplets और contaminated surfaces। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के करीबी संपर्क में आने से, यानी सांस की बूंदों से या फिर किसी दूषित सतह को छूने से फैलता है। Binds to angiotensin converting enzyme 2 (AC2) receptors in respiratory tract, enters cells। ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद AC2 रिसेप्टर्स से जुड़कर सेल्स के अंदर चला जाता है, जिससे डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन होता है और आखिर में न्यूमोनिया हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस: फीवर, वेरीनेस, हेडेक, स्ट्रोक, डिस्पनिया, राइनोरिया, एनोज्मिया, एज्यूजिया, लिम्फोपीनिया, acute cardiac injury, pneumonia, poor appetite, डायरिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसके लक्षण बहुत सारे हैं, जिनमें बुखार, थकान, सिर दर्द से लेकर निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर तक शामिल है। मैनेजमेंट: फार्माकोलॉजिकल में रेमडेसिवियर, फेविपिराविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, अजिथ्रोमाइसिन, लोपिनाविर/रिटोनाविर, नाफामोस्टैट, मेसिलेट जैसी दवाएं हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बैलेंस डाइट, योगा, एक्सरसाइज शामिल है। और नोट में साफ लिखा है, वैक्सीन्स आर क्रूशियल प्रिवेंशन, मतलब कि टीके इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और अब बात करते हैं SARS-CoV-2 की। इंट्रोडक्शन। CoV-2 SARS-CoV-2 is responsible for COVID-19 pandemic. First identified in Wuhan, China, December 2019. CoV-2 ही वो वायरस है जो COVID-19 महामारी के लिए जिम्मेदार है। इसे पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहचाना गया था। Severity influenced by age, health and immune response. ये बीमारी कितनी गंभीर होगी, ये व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और उसके इम्यून रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। इटियोपैथोजेनेसिस, ट्रांसमिटेड वाया क्लोज कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड कंटैमिनेटेड सर्फेसेस। ये भी करीबी संपर्क और दूषित सतहों से ही फैलता है। बाइंड्स टू AC2 रिसेप्टर्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंटर्स सेल्स। ये वायरस भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद AC2 रिसेप्टर्स से ही जुड़ता है। रेप्लिकेट्स, डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन, निमोनिया। ये अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे फेफड़ों में नुकसान और सूजन होती है और आखिर में निमोनिया हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लगभग SARS-CoV जैसे ही हैं, जिसमें ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, स्पूटम यानी बलगम और सोर थ्रोट्स यानी गले में खराश भी शामिल है। मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल में भी लगभग वही दवाएं हैं जैसे रेमडेसिविर, फेविपिराविर आदि। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में पब्लिक हेल्थ मेजर्स यानी वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ साथ बैलेंस डाइट, योगा, एक्सरसाइज भी शामिल है। और यहां भी इस बात पर जोर दिया गया है, वैक्सीन्स आर क्रूशियल प्रिवेंशन, मतलब कि टीके इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ संक्रामक रोगों पर हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, इन बीमारियों के बारे में सही जानकारी रखना ही इनसे बचाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।